ओके, अब बात करते हैं इन सीन्स के बारे में। यहाँ हम देख सकते हैं इसकी फैमिली। अब बड़े साहब अपने आप में ही किसी पर्सन की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए मैंने इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इन सब के लिंक के अकॉर्डिंग 26/11 में इन्वॉल्व कुछ ऐसे बड़े नामों को निकाला है जो कहीं ना कहीं बैक एंड से बहुत ही पावरफुल थे। यार ऑनेस्टली धुरंधर मुझे दिल से बहुत पसंद आई एंड जेन्युइन तुम्हारा जो ओपिनियन है अक्षय खन्ना को लेकर, ये सिर्फ अक्षय खन्ना सर की एक्टिंग की वजह से हो पा रहा है। सच बोलूं तो इंडस्ट्री वालों को इस मूवी से सीखना चाहिए कि एक प्रॉपर थ्रिलर स्पाई मूवी बनाई कैसे जाती है। बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं, बिल्कुल फेक एक्शन नहीं, प्योर रियलिज्म, प्योर राइटिंग, प्योर डायरेक्शन। लिटरली गाइस, धुरंधर का मेरे थिएटर एक्सपीरियंस अभी तक मैं भुला नहीं पाया हूँ। अक्षय खन्ना एंड अर्जुन रामपाल की एक्टिंग एक तरफ और पूरा बॉलीवुड एक तरफ। तो धुरंधर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये अपडेट हमें ऑलरेडी मिल गया था। पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सेटअप कर दी हैं और अब हमारे अननोन मैन को असली काम चालू करना है। रहमान डकैत का हमने इस फिल्म में स्टार्ट टू एंड दोनों देख लिया, कैसे इसने अपने पूरे साम्राज्य को लियारी में खड़ा किया और कैसे रहमान बलूच रहमान डकैत बना। तो अब रहमान डकैत की मौत के बाद जो असली खेल है वो स्टार्ट होने वाला है। धुरंधर के पोस्ट के सीन में हमने देखा था हमजा के पास एक डायरी है जिसमें इसने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो 26/11 अटैक में इन्वॉल्व थे, लेकिन ऊपर वाले नेम को अगर छोड़ दें तो नीचे लिखा था बड़े साहब। और ये बड़े साहब, ये जो पर्टिकुलर नाम है, इसके बारे में हमजा को खुद नहीं पता, क्योंकि इस डायरी में उसने खुद इसे क्वेश्चन मार्क कर रखा है। इसके बारे में इंटरवल से पहले हमें बहुत बार टीज किया गया है एसपी चौधरी सिंह और मेजर इकबाल के थ्रू। मैंने जब अपनी ये वाली वीडियो ड्रॉप की थी तो इसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये बड़े साहब शायद मेजर इकबाल हो सकता है। हाँ, हम एक केस में मेजर इकबाल को बड़े साहब मान सकते थे अगर इसका नाम इस डायरी में होता ही नहीं, या फिर इस सीन में ये भी बड़े साहब का जिक्र ना करता तो अब जो ये बड़े साहब है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा पर्सन है जो बिना सामने आए बैकएंड से टेररिज्म को पुश करता है। हमजा का बड़े साहब को लेकर ये जो क्वेश्चन मार्क है उससे ये तो क्लियर है हमजा को इसके बारे में पता नहीं है और पार्ट 2 में ये इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये बड़े साहब आखिरकार है कौन। और दूसरी तरफ अजय सनियाल ने जो अपना असेट पाकिस्तान में भेजा है, उन्हें भी कई साल हो गए हैं पाकिस्तान में। हमजा जब यहाँ पर पहुंचा था तो 6 साल तो इसी बंदे को हो गए थे। इतने सालों में इन्होंने बस छोटे मोटे गुंडे, इनकी गैंग वॉर, टेररिस्ट के अटैक जो इंडिया पर होने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया था, लेकिन इसके पीछे का जो मेन मास्टरमाइंड है उसके बारे में अभी तक इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब है या तो ये कोई हिस्ट्री एक्यूरेट पर्सन होगा या फिर फिक्शनल पर्सन। देखो, फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन हिस्ट्री एक्यूरेट कुछ लोग हैं मेरे माइंड में जो कि मेजर चांस है कि यही बड़े साहब हो सकते हैं। ना याद करो ये सीन जब बलूचिस्तान से मेजर इकबाल की लिस्ट वाला माल यहाँ पहुँचा था और ये माल यहाँ पर आते ही हमजा अली मजारी ने बोला था कि लड़के तैयार हैं, कल निकल रहे हैं ना। तब मेजर इकबाल ने बोला था कल नहीं, क्योंकि किसी ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को खबर कर दी है हमारे आने की, इंडिया ऑलरेडी तैयार है इसके लिए। फिर इसके बाद मेजर इकबाल बोलता है जब तक बड़े साहब नहीं बोलते। हाँ, ये वही बड़े साहब की बात हो रही है जो कि हमने इस लिस्ट में देखे थे और बड़े साहब का नाम एसपी चौधरी असलम ने भी एंट्री में लिया था। तो मेजर इकबाल बोलता है जब तक बड़े साहब नहीं बोलते तब तक हम अपने आदमियों को इंडिया नहीं भेजेंगे। अब बड़े साहब अपने आप में ही किसी पर्सन की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए मैंने इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इन सब के लिंक के अकॉर्डिंग 26/11 में इन्वॉल्व कुछ ऐसे बड़े नामों को निकाला है जो कहीं ना कहीं बैक एंड से बहुत ही पावरफुल थे। और इन नामों को मैं अपनी थियरी के अंडर ही लूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 100% सही नहीं हो सकता पार्ट 2 में बड़े साहब होगा कौन, बट एक लिंक स्टैब्लिश कर सकता हूँ इस वीडियो में। थियरी नंबर 1, इस लिस्ट में ध्यान दो सभी नेम LET से लिंक है, इसीलिए हो सकता है LET का प्राइमरी लीडर हाफिज मोहम्मद सईद ये बड़े साहब हो, क्योंकि कई आर्टिकल में मेंशन है LET का पूरा सहयोग था 26/11 में और हाफिज मोहम्मद सईद ने ही कसाब को प्रशिक्षित किया था। मेरी ये थियरी सेंस इसलिए बना रही है क्योंकि हमजा 26/11 के बाद ही ट्रिगर्ड हुआ था। I mean, पहले तो वो बस इन्फॉर्मेशन सी लीक करता था, लेकिन 26/11 के बाद उसने एक प्लान बनाया यहाँ की माफियाज को खत्म करने का। इसी प्लान के अकॉर्डिंग इसने रहमान डकैत को मारा और इस सीन में कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए जो 26/11 में इन्वॉल्व थे। हाफिज सईद 26/11 में मेन मास्टरमाइंड था एंड व्हाट इफ इसी की इंस्ट्रक्शन के बाद सभी लड़कों को इंडिया भेजा गया था। करंट टाइम में हाफिज मोहम्मद सईद जेल में है, ये मरा नहीं है अभी, तो पॉसिबिलिटी है ये फिक्शनलाइज्ड डेथ दिखा सकते हैं। थियरी नंबर 2, मसूद अजहर, ये वही पर्सन था जिसे IC
814 हाईजैकिंग में पाकिस्तान को सौंप दिया गया था एंड ही कुड बी द परफेक्ट लिंक आफ्टर रिलीज्ड बाय इंडिया। ऐसा दिखा सकते हैं इंडिया से रिलीज होने के बाद ये प्रो लेवल पर था, इसने और प्रो लेवल प्लानिंग की फॉर इंडिया और अब इसे सभी बड़े साहब बोलते हैं, क्योंकि सोचो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन होगा, तभी तो इसके लिए हाईजैकिंग की गई थी और डिमांड भी रखी थी कि इसे छोड़ा जाए, लेकिन ये भी अभी जिंदा है और इसकी डेथ भी फिक्शनलाइज की जा सकती है। थियरी नंबर 3, अब जो नाम मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हो सकता है इसे सुनने के बाद आप भी एग्री करो। ये नाम है इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का। वैसे तो इन दिनों इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन कई आर्टिकल में मेंशन है ये जब पाकिस्तान में अंडरग्राउंड हुआ था तब इसने अपनी डी कंपनी को एक सिंडिकेट में बदल दिया था। इसको लेकर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो मुझे मिले जिसे मूवी में भी टीज किया गया है वो ये है इसने पाकिस्तान में भी DRUG की स्मगलिंग नहीं छोड़ी। याद करो SP चौधरी असलम की एंट्री होती है तब ये मेंशन करता है इन लोगों ने बड़े साहब के माल से छोटा सा चोरी कर लिया था और उसमें नकली पाउडर मिला दिया था और यहाँ ऐसा बताने की कोशिश की है कि ये बड़े साहब के लिए काम करता है और एंट्री के टाइम SP चौधरी असलम रिटायर्ड था। कई आर्टिकल में मेंशन है दाऊद का लिंक अलकायदा और LET से भी था। इवन ISI ने दाऊद को प्रोटेक्शन भी दी थी और रिटर्न में इसने ISI की हेल्प की कुछ वायलेंस असाइनमेंट पे। ISI से कौन है? मेजर इकबाल। और मेजर इकबाल ने यहाँ क्या बोला था? बड़े साहब। जब तक बड़े साहब नहीं बोलते सो ही कुड बी द परफेक्ट बड़े साहब। और वैसे भी दाऊद का मुंबई में रोला था, इसको एज ए बड़े साहब दिखाना ज्यादा हिट करेगा। थियरी नंबर 4, ओसामा बिन लादेन। वैसे ये बड़े साहब हो सकता है, इसको लेकर बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि ओसामा बिन लादेन को US आर्मी ने मार दिया था, जिसकी मौत में US का हाथ था। उसे हमजा अली मजारी कैसे मार सकता है? मूवी में हिस्ट्री को नहीं बदला जा सकता। दाऊद कम्प्लीटली वेनिस्ड है, इसका अता पता नहीं है कहाँ है, ये जिंदा भी है या फिर नहीं है। थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेकर इसे भी एक बड़े साहब बना सकते हैं। देन इसके बाद ट्रेलर में हम ऐसे कई सारे शॉट्स देख सकते हैं जो पार्ट 2 के बारे में सीधा सीधा टीज कर रहे हैं। जैसे इन्हीं शॉट्स को देखो, हमजा इनमें ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि इसने लियारी पर पूरा कंट्रोल ले लिया है। जो इज्जत और खौफ रहमान डकैत ने लियारी में बनाई थी वो सब कुछ अब हमजा का है और ये बंदा अब रूल कर रहा है लियारी पर। अब यहाँ पर नोटिस करो इसके साथ जो बंदा है वो ऑलरेडी एक एजेंट है और मूवी में स्टार्टिंग में ही हमें इसके बारे में बताया गया था। ये पाकिस्तान जाते ही अरशद पप्पू की गैंग में शामिल हो गया था और पोस्ट के सीन में तुम ये भी नोटिस करोगे इसके साथ उजैर बलूच नहीं है जो रहमान डकैत का कजिन था। इसका मतलब है हमजा पार्ट 2 में उसे भी टपका देगा। अब एक्चुअल में हमजा का प्लान क्या है, वो करना क्या चाहता है? ये जो मिशन धुरंधर था वो पाकिस्तान में रहकर यहाँ के माफियाज एंड टेररिज्म को इन्फिल्ट्रेट करना था, लेकिन ये काम एकदम से इन लोगों ने शुरू नहीं किया था। सबसे पहले हमारे अननोन मैन इनकी गैंग्स में शामिल हुए और इनकी मेजर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इंडिया भेजने लगे, लेकिन एक ना एक दिन हमारे एसेट को एक्शन लेना था पाकिस्तान की टेररिज्म को जड़ से खत्म करने का। अब इस चीज को हम मेजर मोहित शर्मा के केस से समझ सकते हैं। ये भी एक सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ टेररिस्ट में मिल गए थे और सही टाइम आने पर उन्हें खत्म भी कर दिया था। वैसे ही सेम कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर भी क्रिएट किया है। सही टाइम आने पर हमजा ने रहमान डकैत को मरवा दिया, लेकिन इनके मरते ही लियारी में कुछ न कुछ फ्यूचर में गड़बड़ हो सकती थी। लाइक कोई अदर गैंग यहाँ पर रूल करने की सोचती, तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमजा यहाँ पर रूल करेगा, लेकिन उसका ऑपरेशन चालू रहेगा। जैसे इस डायरी में जो नाम लिखे हैं सही टाइम आने पर वो इन्हें एक एक करके खत्म करेगा। सबसे पहले मेजर इकबाल को। ट्रेलर में हम एक सीन देख सकते हैं जिसमें मेजर इकबाल को हमजा मार रहा है और इस लिस्ट की सफाई ये तभी कर पाएगा जब ये रहमान डकैत का आदमी बनकर काम करेगा, क्योंकि सीरियसली सोचो सभी को पता चल जाएगा ये एक सीक्रेट एजेंट है, तो फिर ये सारे एजेंट्स धीरे धीरे पकड़े जाएंगे और वहीं पर इनको मार दिया जाएगा। तो इसलिए हमजा बहुत ही स्मार्टली काम कर रहा है। रहमान डकैत का आदमी बनकर वो धीरे धीरे इस लिस्ट वाले बंदों को मारेगा और इसने बोला था कि मुझे पूरी कराची पर रूल करना है, जिसकी लियारी होगी उसका पूरा कराची और जिसका पूरा कराची उसका पूरा पाकिस्तान। ओके, अब बात करते हैं इन सीन्स के बारे में। यहाँ हम देख सकते हैं इसकी फैमिली को कई सारे लोग घसीट कर ले जा रहे हैं। फादर है, मदर है। तो धुरंधर के फ्लैशबैक में रणवीर सिंह की फैमिली का मर्डर एक सिंबॉलिक सीन है और ये पंजाब के उन दिनों से इंस्पायर लगता है जो 1990s में हुआ करते थे। उस टाइम पंजाब में हालात बहुत बुरे थे। एक्चुअल हिस्ट्री में 1990s के पंजाब में 3 तरफ से वायलेंस होता था जो अपने अलग राज की डिमांड के चक्कर में सिविलियंस को टारगेट करते थे। दूसरी तरफ काफी गैंग और क्रिमिनल्स भी उस टाइम एक्टिव हो गए थे।
जो लैंड ग्रैबिंग और पर्सनल राइवलरी में फैमिलीज को मार देते थे, और तीसरी तरफ पुलिस एनकाउंटर्स और मिसिंग पर्संस का भी बहुत बड़ा इशू था। इस बीच सबसे ज्यादा सफर आम लोग कर रहे थे। पूरी फैमिली को एक रात में उठा लिया जाता था। इसलिए जो भी ट्रेजेडी जसकीरत सिंह की फैमिली को लेकर हमें इस मूवी में दिखाई गई है, हो सकता है वो इसी कांड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो भी फिल्म में चल रहा है ये उसी कांड का इन्वॉल्वमेंट है। अब इसी सीन में हम देखेंगे जसकीरत सिंह के यंगर लुक को, जिसने हाथ में गन उठा रखी है और ऐसे वो कई सारे लोगों को मार रहा है। दिस इज टोटली रिवेंज, और यही रिवेंज वो रीजन था जिस वजह से जसकीरत सिंह जेल काट रहा था, क्योंकि जो लोग इसकी फैमिली को मारने में इन्वॉल्व थे, ये सीन कम्प्लीटली फोरशैडो कर रहे हैं, ये उनसे रिवेंज ले रहा है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म में जो फ्लैशबैक आ रहे थे वो पंजाब की पास्ट ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड थे, जिसमें जसकीरत सिंह रंगी ने रिवेंज लिया अपनी फैमिली का और वो जेल गया, जहां से अजय सन्याल ने इसे रिक्रूट किया, इसे ट्रेनिंग दी। एक सीन में हम देख सकते हैं इसे ट्रेनिंग करते हुए। एंड ऐसे हामजा फिर पाकिस्तान गया, जहां वो ऑपरेशन धुरंधर का पार्ट है। ये थी हामजा की बैक स्टोरी। आई मीन जो मेरी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग में बड़े साहब ये हो सकता है, बट मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ। ये जो भी बड़े साहब है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है और कोई हिस्ट्री एक्यूरेट पर्सन भी हो सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर आपने भी कोई डिटेल नोटिस की हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन दिस इज योर पर्सनल नर्ड wrapping up for now and see you soon in the next one.